हेलो एवरीवन, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने फील्ड ड्यू टू एन आर्बिटरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स को समझना स्टार्ट किया था। हिंदी में इसे हम कहते हैं स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और किसी बिंदु पर विभव। इसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था जो कि कुछ इस तरह से, ये हमने पूरा प्रीवियस वीडियो में निकाल लिया था। हमारे पास निकल के आया था फाई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। ये जो फाई है ये किसी पॉइंट P पर, जो हमने डायग्राम बनाया था, किसी पॉइंट P पर एक आर्बिटरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू है। और ये हमारे पास क्या निकल करके आई थी, फाई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन आर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/2 r³ इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आर स्क्वायर डी वी। ये हमने किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया था। अब इस वैल्यू को यूज़ करके हम कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स को समझेंगे। अब हम सबसे पहले कुछ कंसीडर करेंगे, जैसे कि मैं मान रही हूँ लेट रो डी वी, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी, इसे मैं मान लेती हूँ P0, ठीक है। इसी तरह से इस नेक्स्ट टर्म में जो ये वाली कंडीशन है रो डी वी आर कॉस थीटा, इसे मैं मान लेती हूँ P1। और इस वाले थर्ड टर्म में इंटीग्रेशन ऑफ रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर डी वी बाई 2, इस कंडीशन को मैं कंसीडर कर लेती हूँ P2। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी पोटेंशियल वाली, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा, इसकी जगह पर मुझे रखना है P0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में इसकी जगह पर मुझे रखना है P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये पूरी टर्म और ये 2, इसकी जगह पर मुझे क्या रखना है, P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R³। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है एंड सो ऑन, इसके आगे वाली टर्म्स को हम लिखते नहीं हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो R की पावर सीरीज़ के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हमने कंसीडर कर ली, लेकिन जो चीज़ मेन चेंज हो रही है वो है R, आर स्क्वायर, R³ एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे R की पावर्स भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, हमें जो फाई है वो R की घात श्रेणी या पावर सीरीज़ के रूप में मिलता है। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे कुछ कंडीशंस। तो उसमें हम फर्स्ट केस ये ले लेते हैं कि अगर जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर नो नेट चार्ज, हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है इट हैव नेट चार्ज, हमारा जो सिस्टम होगा इट हैज़ नेट चार्ज, उसके अंदर कोई एक नेट चार्ज प्रेजेंट होगा। इस नेट चार्ज का मतलब ये है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो या तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा या फिर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं हो करके थोड़ा उनके अंदर डिफरेंस है। और हमारे हमारे सिस्टम के अंदर क्या है, नेट चार्ज प्रेजेंट है। उस केस में हम ये मान लेते हैं R जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, R इज़ बिग। ये हम सारे केसेस के लिए मानेंगे, ये सिर्फ फर्स्ट केस की बात नहीं है, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि R जो है वो बड़ा है। अब R था क्या, R था हमारी ओरिजिन पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पर हमको पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। अगर ये R बड़ा है तो इसकी पावर्स और ज़्यादा बड़ी होगी, और जैसे जैसे हम पावर्स को डिवाइड करेंगे ये टर्म्स क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएगी। तो हम इस सेकेंड और थर्ड टर्म को क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाती है
और उस वजह से ओनली फर्स्ट टर्म, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो रह जाती है हमारी सिग्निफिकेंट, यानी उसी का महत्व है, वही एक महत्वपूर्ण पद है। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो हमें उस पॉइंट पर फाई मिलेगा P0 अपॉन 4 पाई एप्साइलन इंटू आर। ये मुझे क्या मिली, जब हमारे पास सिस्टम के अंदर कोई एक नेट चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से मुझे पोटेंशियल या फिर फाई की वैल्यू क्या मिली, 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन आर। अब हमें पता है कि यहाँ जो हमने P0 माना है वो किसको माना है, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। और ये इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी वी। ये रो होता है ना आयतन, ये जो होता है आयतन आवेश वितरण जो हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे डी क्यू मिलता है रो डी वी, और अगर मैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दूँ तो मुझे मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी, जो कि किसके बराबर होता है, टोटल नेट चार्ज के बराबर होता है। तो ये जो P0 होगा वो किसके बराबर होगा, नेट चार्ज के बराबर होगा। तो इससे अगर मैं फाई को कैलकुलेट करूँ तो Q अपॉन 4 पाई एप्साइलन आर, ठीक है। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इससे ये पता चलता है कि अगर किसी पूरे सिस्टम में कोई नेट चार्ज प्रेजेंट है तो वो सिस्टम की वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसा कि ये पूरा सिस्टम ना होता और उसका जो पूरा का पूरा चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस केस में हमारे पूरे सिस्टम की वजह से, और सिस्टम भी कैसा, जिसके अंदर एक नेट चार्ज प्रेजेंट है, तो उस सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आता वो ही इस पूरे सिस्टम की वजह से पोटेंशियल आ रहा है। यानी इस केस में हमारा सिस्टम बिल्कुल पॉइंट चार्ज सिस्टम की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर मैंने इस लाइन को लिख भी लिया है कि द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सिस्टम, जिसके पास कोई भी नेट चार्ज होता है, इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और इसका पोटेंशियल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता एट एनी पॉइंट एट सेम डिस्टेंस। उसकी सेम डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो उसकी तरह बिल्कुल पोटेंशियल निकल करके आता है। इसी वजह से अब क्योंकि ये सिस्टम एकदम पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है तो इस कंडीशन में हमारा सिस्टम मोनोपोल कहलाता है। मोनोपोल का क्या मतलब है, एक ध्रुवीय सिस्टम। क्या कहलाता है, एक ध्रुव की भांति काम कर रहा है ना, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। और इस वजह से ये जो P0 है, ये P0 जो है इसे हम मोनोपोल मोमेंट क्या कहते हैं, मोनोपोल मोमेंट या फिर एक ध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं, एक ध्रुव आघूर्ण। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, वैसे ये क्या है, एक ध्रुवीय आघूर्ण या फिर मोनोपोल मोमेंट। बिल्कुल एक ही टाइप की पोलैरिटी होगी, या तो होगा हमारा पॉजिटिव पोल या फिर नेगेटिव पोल। ये एक अकेले इकलौते पोल की तरह व्यवहार करता है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन मान लेते हैं सेकंड केस। सेकेंड केस क्या है हमारा, इफ़ द सिस्टम हैज़ नो नेट चार्ज। यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। कोई भी हमारा नेट आवेश उपस्थित नहीं है सिस्टम के अंदर, तो मोनोपोल तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही हमारे नेगेटिव है, तो ये मोनोपोल नहीं बना सकता। उस कंडीशन में हमारा P0 जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जो हमारी सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो गई, ये देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, तो जो हमारी सेकेंड टर्म है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा, वो हमारी महत्वपूर्ण टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर P0 ज़ीरो है क्योंकि नेट चार्ज नहीं है, Q ज़ीरो है, ठीक है, नेट Q ज़ीरो है, तो ये P0 ज़ीरो हो गया, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। बाकी ऊपर वाली टर्म्स को हम नेग्लिजिबल ले रहे हैं क्योंकि R बड़ा है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, उससे हमें मिलेगा फाई इज़ इक्वल टू P1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन R स्क्वायर। ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी। P1 क्या माना है हमने, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी आर कॉस थीटा, ठीक है। अब ये R क्या होता है,
ये स्मॉल आर की बात कर रही हूँ मैं। ये स्मॉल आर क्या होता है, देखिए ये स्मॉल आर है जिस पॉइंट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, चार्ज वाला जो पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी कुल मिला करके ये इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो दो पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। अब जो थीटा वाली साइड होगी वो क्या बनेगी, आर कॉस थीटा। ये है हमारा जेड एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस है हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, z एक्सिस पर ये जो r cos थीटा है इसको मैं क्या मान सकती हूँ, z मान सकती हूँ। z एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगी उसे मैं क्या मान सकती हूँ, z। तो उससे मेरा P1 बनेगा रो z dv। क्या बनेगा, रो z dv। अब ये जो रो dv होता है ये हमने अभी देखा, रो dv किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर होता है। ये देखिए रो dv किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, रो dv की जगह पर, इस रो dv की जगह पर मैं लिख सकती हूँ q। तो मुझे ये p मिलेगा q इंटू z। और ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये डाइपोल का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, डाइपोल। चार्ज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है हमारा z। तो इस तरह से ये जो सिस्टम होगा हमारा ये कैसा बनाएगा, डाइपोल बनाएगा। क्या बनाएगा, डाइपोल। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो सिस्टम होगा वो डाइपोल या फिर द्विध्रुव बनाएगा। और यहाँ पर जो P1 होगा हमारा, ये P1 ये किसके बराबर होगा, डाइपोल मोमेंट या फिर द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। हमने ये देखा कि सिस्टम में कोई भी नेट चार्ज नहीं है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस आर एग्जैक्टली इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस, लेकिन सिस्टम में सारे ही चार्जेस मिल करके क्या बना रहे हैं, द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हम इन केसेस को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इनको डायग्राम बना करके शो करेंगे कि ये किस तरह से अपने नेचर को दिखाते हैं। नेक्स्ट केस हो जाएगा हमारा व्हेन P0 इज इक्वल टू 0 एंड P1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये दोनों को हमने क्या कर दिया, 0। इसका क्या मतलब है, जब हमारा P0 0 था, यहाँ पर ये जो केस था ना, वहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा P0 0 था, यहाँ पर कुछ भी 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं था। ये केस तो हम ले ही नहीं रहे। हमने आगे क्या माना है, P0 तो 0 है ही है। P0 0 होने का क्या मतलब है कि सिस्टम में कोई भी नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा हमने एक कंडीशन और मानी है कि P1 इज इक्वल टू भी 0। P1 क्या था, डाइपोल मोमेंट। तो इस कंडीशन का मतलब ये हो गया, P0 0 होने का मतलब हुआ नो नेट चार्ज, यहाँ पर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। और P1 0 होने का ये मतलब है कि नो डाइपोल, यहाँ पर डाइपोल का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, ना तो यहाँ पर नेट चार्ज प्रेजेंट है। नेट चार्ज का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस के इक्वली बराबर होंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। चार्ज तो प्रेजेंट होगा पर नेट चार्ज नहीं होगा, और यहाँ पर कोई डाइपोल भी नहीं बन रहा। अब जब नेट चार्ज भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर है, और ये डाइपोल का फॉर्मेशन भी नहीं कर रहे, उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारी फर्स्ट टर्म भी 0 हो गई, सेकेंड टर्म भी 0 हो गई। अब की बार हमारी थर्ड टर्म जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, थर्ड टर्म विल बिकम सिग्निफिकेंट। अब क्या होगा, मैं थर्ड टर्म को एक बार लिख लेती हूँ, तो उससे मुझे मिलेगा फाई इज़ इक्वल टू, क्या है हमारी थर्ड टर्म, P2 अपॉन 4 पाई एप्साइलन आर क्यूब। P2 अपॉन 4 पाई एप्साइलन आर क्यूब। P2 मैंने किसको माना था, मैंने P2 कंसीडर किया था रो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर dv। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं r को दोनों तरफ अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो रो 3 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर dv बाई 2। अब हमने पीछे जस्ट आर कॉस थीटा को किसके बराबर माना था, z के बराबर, तो इसकी जगह पर मुझे क्या मिलेगा, रो 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू dv। ये चीज़ जो मुझे मिलती है ये P2 की वैल्यू, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वाड्रूपोल मोमेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रूपोल मोमेंट, या फिर हम कहते हैं चतुर्ध्रुव आघूर्ण। चतुर्ध्रुव
आघूर्ण। ठीक है, ये एक नई क्वांटिटी है। मोनोपोल को आप पहले ही समझ चुके हैं जब सिर्फ एक टाइप की पोलैरिटी हो। डाइपोल आप इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और भी जगहों पर। लेकिन एक ये नई टर्म आज आप सीख रहे हैं जिसको हम कहते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट या चतुर्ध्रुव आघूर्ण। जब हमारे सिस्टम का नेट चार्ज भी ज़ीरो हो और उसमें कोई डाइपोल भी ना बनता हो, उस केस में वहाँ जो पोलैरिटी पाई जाती है, जिस टाइप के पोल पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्वाड्रुपोल या चतुर्ध्रुव। और ये जो P2 हमने कैलकुलेट किया है, ये क्या कहलाता है? उस चतुर्ध्रुव का आघूर्ण या फिर क्वाड्रुपोल मोमेंट। ठीक है, ये जो होती है क्वांटिटी एक टेंसर होती है। टेंसर आपने शायद पहले पढ़ा होगा। जो हमारी क्वांटिटीज़ होती है वो 3 टाइप की होती है, वेक्टर यानी कि सदिश, स्केलर यानी कि अदिश, और टेंसर यानी कि प्रदिश। जो दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टीज़ को शो करती है वो क्या हो जाएगी? टेंसर या फिर प्रदिश। तो ये जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है ये एक टेंसर क्वांटिटी है और इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। और हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये क्वाड्रुपोल मोमेंट की वजह से, ये क्वाड्रुपोल मोमेंट है और इसकी वजह से जो हमारा फाई है या पोटेंशियल है वो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी डिस्टेंस पर आप जाएंगे उसकी पोलैरिटी उतनी ही कम होती जाएगी या उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। अब हम इन तीनों टर्म्स का डायग्रामेटिक मीनिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोपोल का मतलब ये है कि चाहे ये सिस्टम किसी भी शेप का हो, अगर इस पर कोई भी नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो ये पूरा सिस्टम बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे कि ये एक पॉइंट चार्ज करता हो। यानी कि अगर हमें किसी पॉइंट P पर इसकी वजह से पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है तो ये बिल्कुल इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल के इक्वल आएगा। अब डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज ज़ीरो है। यहाँ पर हमारा नेट चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर कोई भी नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं है। यानी कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही आपके पास नेगेटिव होंगे और वो सारे ही आपस में मिल करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? डाइपोल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस पूरे सिस्टम की वजह से अगर हमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना हो तो हम इस डाइपोल के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड केस ये आता है जब ना तो आपके पास नेट चार्ज प्रेजेंट है लेकिन चार्जेस आपस में मिल करके डाइपोल भी नहीं बना रहे। अब ये चार्जेस कुछ इस तरह से आपस में जमे हुए होते हैं, अरेंज्ड होते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये क्या बना रहे? 4 ध्रुव को बना रहे ना, ये 4 पोल्स को क्रिएट कर रहे। 2 हो गए पॉजिटिव पोल्स, 2 हो गए नेगेटिव पोल्स। तो यहाँ पर सिस्टम बैलेंस्ड भी है, नेट चार्ज भी नहीं है, लेकिन ये जो पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है इसे हम कहते हैं क्वाड्रुपोल, चतुर्ध्रुव। अब अगर हम अलग अलग शेप्स के लिए क्वाड्रुपोल मोमेंट की बात करें तो ये जो डिस्टेंस होती है z एक्सिस पर उसे हम z से डिनोट करते हैं और ये जो डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट से जिससे हमें कैलकुलेट करना है उसे हम r कहते हैं। तो अगर हमारा शेप पूरी तरह से स्फेरिकल है, गोलीय है, पूरी तरह से सममित है बिल्कुल, उस केस में जो z होगा वो r के बराबर होगा। यहाँ पर z और r आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो जो हमारा क्वाड्रुपोल मोमेंट है ये स्फेरिकल कंडीशन में कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, अगर ये इलिप्स की फॉर्मेशन में हो, ठीक है ना, इसे मैं मान लेती हूँ। अब इलिप्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, जब ये z एक्सिस पर इसका मेजर एक्सिस हो और दूसरा अगर z एक्सिस पर इसका माइनर एक्सिस हो। 2 तरह से हो सकते हैं ना, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो अब इस केस में ये जो z है ये इस r से हमेशा बड़ा होगा। जो z है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन r। ये डिस्टेंस हमेशा किसी भी डिस्टेंस से क्या होगी? बड़ी होगी। उस केस में हमारा क्वाड्रुपोल मोमेंट जो है q, अगर z बड़ा है r से तो ये वैल्यू हमें हमेशा कैसी मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन ये वाला केस जब z एक्सिस की तरफ इसका लघु अक्ष है या माइनर एक्सिस है, उस केस में ये r डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी इस z से। तो यहाँ पर z इज़ ऑलवेज लेस देन r। अगर z छोटा है तो ये चीज़ हमेशा हमें कैसी मिलेगी? नेगेटिव। तो इस वाले केस में q हमेशा, क्वाड्रुपोल मोमेंट हमेशा हमें कैसा मिलेगा? नेगेटिव। तो ये जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है ये डायरेक्शन पर और उस सिस्टम के शेप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और ये एक टेंसर होता है।
ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पर हमने पोल्स के कॉन्सेप्ट को समझा, जहाँ पर हमने मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रुपोल के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड।